बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम ये सजेस्ट किया था इन 1937 में हरमिन जॉन ने एंड एडवर्ड टेलर ने। तो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की नेम पे से कहा जाता है जॉन टेलर। और अब डिस्टॉर्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, डीजेनरेसी हो रही होती है, या जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो रही होती है। ठीक है, दैट्स वाई फिर इस थ्योरम को क्या कहा जाता है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम। अब अगर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखें तो बेसिकली ये थ्योरम कहता क्या है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी एंड डिजेनरेसी आर नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम होते हैं उनमें स्टेबिलिटी और डिजेनरेसी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए अपनी डीजेनरेसी को ब्रेक करते हैं। अब बेसिकली ये फिनोमेना होता क्या है, ये जब इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आगे डिटेल में हम इस लेक्चर को जब स्टडी करेंगे तो हमें ये फिनोमेना क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए डीजेनरेसी ब्रेक की जाती है। एक तो हम इस थ्योरम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली इसी की हम एक और स्टेटमेंट इसको एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इफेक्ट होता है। देखें, जब डीजेनरेसी ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्योमेट्रिक पे इफेक्ट आएगा। और देखें, सिस्टम बेसिकली डीजेनरेसी ब्रेक करना क्यों चाह रहा है? सिस्टम चाहता है स्टेबिलिटी हमेशा वही सिस्टम चाहेगा जो ऑलरेडी अनस्टेबल होगा। तो जो अनस्टेबल सिस्टम हमारे पास बेसिकली उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे देख सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस्टम ऑलरेडी अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और दूसरे वो सिस्टम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो देखें, जिनमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो वो क्या होंगे? ऑलरेडी स्टेबल होंगे। जब वो ऑलरेडी स्टेबल हैं तो उन्हें मज़ीद स्टेबिलिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो ये ज्योमेट्रिक इफेक्ट शो करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो देखें, यानी कि सिंपली फिर ये जो मैंने अभी बातें की हैं इनको रिलेट करते हुए हम इसी की कोर स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज अ ज्योमेट्रिकल इफेक्ट। इसे हम ज्योमेट्रिकल इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें क्या होती है? डिजेनरेसी होती है, यानी कि ज्योमेट्री पे इफेक्ट आता है ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। और कौन से मॉलिक्यूलर सिस्टम की ज्योमेट्री का इफेक्ट होता है? ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम का, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और इसका पर्पस क्या होता है? टू इन्हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। होपफुली अभी अगर हम लोग देखें, यानी कि जस्ट की देखें कि हमने ये देखी है कि सिस्टम क्या करना चाहता है? खुद को स्टेबल करना चाहता है। उसके लिए वो करता क्या है? अपनी डिजेनरेसी को ब्रेक करता है। मज़ीद इंशाल्लाह इसको ये हमें मज़ीद ये जो स्टेटमेंट है जॉन टेलर थ्योरम की ये क्लियर हो जाएगी जब अभी हम इसको मज़ीद डेप्थ में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो थ्योरम है ऐसे हम लोग ये जो थ्योरम है या ये जो डिस्टॉर्शन है ये टिपिकली ऑब्जर्व किया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट इस डिस्टॉर्शन के बारे में क्या कहता है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लोअर्स द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि बेसिकली देखें जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है? डिजेनरेसी को ब्रेक करना। जब डिजेनरेसी ब्रेक होती है तो इस फिनोमेना में क्या होता है? जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। तो जब एनर्जी लोअर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या गेन कर लेगा? स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। नेक्स्ट अब स्टडी करते हैं कंडीशंस फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बेसिकली अभी तक जो स्टेटमेंट से हमें पॉइंट क्लियर हुआ है वो ये क्लियर हुआ है कि कोई भी हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी डिजेनरेसी को ब्रेक करता है। अब इस स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है और कौन सी कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होती। देखें, बेसिकली अगर हम देखें हमने क्या कहा है कि सिस्टम ने क्या गेन करनी है? स्टेबिलिटी गेन करनी है। इसका पर्पस क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। और अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक करें तो हमें पता है कि सिस्टम दो तरह का होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और दूसरा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की। तो देखें जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स मीन उसमें तो ऑलरेडी सिमेट्री है। जब ऑलरेडी सिमेट्री है तो फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक तरह से क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने वाला फिनोमेना है। एक सिस्टम ऑलरेडी ही स्टेबल है तो इट्स मीन उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं ऑब्जर्व की जाएगी। तो सिंपली हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं ऑब्जर्व की जाएगी। लेकिन अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी यानी कि सिस्टम अनस्टेबल होगा तो ऐसा सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या डिस्टॉर्शन शो करेगा और उस डिस्टॉर्शन को हम क्या कहते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो इसी को यहाँ पर कंडीशन में डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या मेंशन है, नो डिस्टॉर्शन कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं की जाती। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जब T2G एंड EG ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली फिल्ड। अब T2G क्या है और EG ऑर्बिटल्स क्या हैं, बेसिकली ये D ऑर्बिटल्स ही हैं जब जिनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल। इनकी डिटेल भी हमने इनकी जो डिटेल है उसको हमने स्टडी किया था लिगेंड फील्ड वाले टॉपिक में, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। होपफुली यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर वो होगा कि अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यानी सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर इसमें डिस्टॉर्शन शो नहीं होगी। डिस्टॉर्शन कब शो होगी, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसमें भी अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। लेकिन बेसिकली अब D ऑर्बिटल्स जो हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं इनटू T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल। अब अगर हमारे पास क्या होता है कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं ये अनसिमेट्रिकली फील्ड हों और जो EG ऑर्बिटल्स हैं ये सिमेट्रिकली फील्ड हों, तो इस कंडीशन में जो डिस्टॉर्शन लगेगी उसे हम कहेंगे कि ये कौन सी डिस्टॉर्शन है, वीक डिस्टॉर्शन है। और इसी के बिल्कुल अगर रिवर्स फिनोमेना हो, इट्स मीन कि जो T2G के ऑर्बिटल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिमेट्रिकली फील्ड हों और जो EG के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनसिमेट्रिकली फील्ड हों। तो इस कंडीशन में जो डिस्टॉर्शन लगेगी उसे हम क्या कहेंगे कि ये है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ये भी होपफुली जब हम प्रैक्टिकली आगे नेक्स्ट और डिटेल में भी देखेंगे, जितने भी हमारे पास हैं कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उन पर हम प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इन कंडीशंस को, तो ये कंडीशंस भी हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो बेसिकली इसको हम ऑब्जर्व करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात करें तो इनमें क्या होता है, सेंट्रल एटम होती है जिसको इस तरीके से लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं 6 साइड से और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो एक्सियल बांड्स होते हैं, एक्सियल बांड्स कौन से होते हैं, ये जो अपर बांड होता है, जो लोअर बांड होता है, हम कह रहे होते हैं एक्सियल बांड्स, और ये जो रिमेनिंग 4 बांड्स होते हैं हम कहते हैं इक्वेटोरियल बांड। इन द एब्सेंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या कंडीशन होती है, A इज इक्वल टू E। इट्स मीन कि जो बांड लेंथ होती है, एक्सियल बांड लेंथ होती है, ये इक्वल होती है टू इक्वेटोरियल बांड लेंथ। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन हो रही हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन दो तरह की हो सकती है। एक होती है Z इन डिस्टॉर्शन और दूसरी होती है Z आउट डिस्टॉर्शन। अब अगर Z इन डिस्टॉर्शन होगी तो जो एक्सियल बांड लेंथ होगी ये क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, एक्सियल बांड लेंथ शॉर्टर देन इक्वेटोरियल बांड लेंथ। और अगर Z आउट डिस्टॉर्शन होगी तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सियल बांड लेंथ है ये क्या हो जाएगी, लार्जर होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बांड लेंथ। अब इसके बिहाइंड की भी जो केमिस्ट्री है वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, Z इन डिस्टॉर्शन को और Z आउट डिस्टॉर्शन को। सबसे पहले देख लेते हैं Z इन डिस्टॉर्शन को। तो इसको हम कैसे देखें, Z इन डिस्टॉर्शन को कैसे हम लोग माइंड में रख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है इस डिस्टॉर्शन में, 2 लिगेंड्स ऑन Z एक्सिस विल मूव टूवर्ड सेंट्रल एटम, यानी कि इसमें क्या आते हैं, इन मूव करते हैं, यानी कि टूवर्ड सेंट्रल एटम मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं, लिगेंड्स मूव करते हैं। आज देखें अब क्या होगा, क्या कि जब लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगी इट्स मीन कि हमारे पास सिस्टम में क्या आ जाएगी, डिस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम लोग क्या कैसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो D के ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरह डीजेनरेट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब भी लिगेंड अप्रोच करता है तो ये D ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस्म के कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं, आइदर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं या फिर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं।
इनकी सेपरेटिंग होती कैसे है, बेसिकली इसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर देखें, जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में भी बोला है कि हम मेनली लेके चल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। तो देखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली क्या होता है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास क्या हो जाता है, जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, और जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। अब ये ईजी ऑर्बिटल्स क्या हैं, T2G ऑर्बिटल्स क्या हैं, इनकी डिटेल भी आपको लिगेंड फील्ड थ्योरी में मिल जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अब इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई है कि हमारे पास ईजी जो ऑर्बिटल्स से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है और T2G ऑर्बिटल्स से इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। अगर ईजी हम ऑर्बिटल्स देखें तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारे पास होता है dz का स्क्वायर, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर। और अगर हम देखें T2G ऑर्बिटल्स तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं dxy, dyz, dzx। अब यहाँ तक है नहीं कि हमें ऑलरेडी कंसेप्ट पता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेनली हमने डिस्कस क्या करना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। उसमें भी हम कौन सी कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, जेड इन डिस्टॉर्शन। यानी कि अब इसमें भी क्या हो कि लिगेंड इस तरीके से अप्रोच करे अलॉन्ग द जेड एक्सिस कि वो हमारे पास सेंट्रल एटम की तरफ मूव करे। इट्स मीन कि जब वो जेड एक्सिस से सेंट्रल एटम की तरफ मूव करेगा तो फिर हमारे पास वो डी के ऑर्बिटल्स जिनमें जेड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। डीस्टेबलाइज मीन उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, जिसको भी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं। लाइक यहाँ पर है हमारे पास ईजी ऑर्बिटल, इस पर जब हमारे पास जेड इन डिस्टॉर्शन लगेगी तो जो इसका जी कंपोनेंट है अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो इसका दूसरा कंपोनेंट है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ही देखें वो पॉइंट है जो हमने स्टार्ट में देखा भी था कि हम क्या कह रहे हैं कि चले बल्कि उसको मज़ीद अभी इनको स्टडी कर लें, फिर मज़ीद उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। सेम फिनोमेना लगेगा T2G ऑर्बिटल्स पे कि इसके जो Z के कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, अब उनमें डिस्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज वहाँ से क्या कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है टुवर्ड द सेंट्रल एटम। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा DYZ है एंड DZX है इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारा रिस्पेक्टिवली DXY है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अब अगर इस पूरे फिनोमेना में हम देखें तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये T2G के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। ये क्या थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, इनमें क्या है, डीजेनरेसी है। अब इस सिस्टम ने मज़ीद स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन ये जो इसके थ्री ऑर्बिटल्स हैं T2G के, इनको भी क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सिमिलरली अगर हम लोग EG की बात करें तो ये जो टू ऑर्बिटल्स हैं ये EG के डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। इस सिस्टम ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनकी डीजेनरेसी को ब्रेक कर दिया, जो एग्जैक्टली बिल्कुल लेक्चर के हमने स्टार्ट में बात की थी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिस्टम क्या करता है, अपनी डीजेनरेसी को ब्रेक करता है, जो अभी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। अब मज़ीद हमें होपफुली अब ये डिफिनेशन क्लियर होगी कि हमने जेड इन डिस्टॉर्शन में क्या बात किया है कि जेड इन डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं ये अप्रोच करते हैं टू सेंट्रल एटम ऑन द एक्स एक्सिस, और यानी अप्रोच करते हैं इनवर्ड मूव करते हैं, सेंट्रल एटम की तरफ मूव करते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम हैविंग जेड कंपोनेंट, लाइक अभी हम लोग एग्जांपल से इसको स्टडी भी कर चुके हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास दूसरे डी के कंपोनेंट्स होते हैं विदाउट जेड कंपोनेंट उनकी क्या हो जाती है, एनर्जी लोअर हो जाती है, जिसको यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि ये क्या था, हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्या होगा, ऐसे सेपरेटिंग होगी कि ये EG ऑर्बिटल्स हैं और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल। अब मज़ीद इनमें डिस्टॉर्शन कैसे होगी कि हमारे पास लिगेंड होगा वो मूव करेगा टूवर्ड द सेंट्रल एटम अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो फिर जो जेड कंपोनेंट्स वाले हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस किस्म की डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, जेड इन डिस्टॉर्शन। इसी डिस्टॉर्शन को हम मज़ीद क्या कह सकते हैं, एक्सियल कंप्रेशन और इक्वेटोरियल इलांगेशन। बिकॉज देखें इस डिस्टॉर्शन में हमने अभी स्टार्ट में देखा भी सही,
जेड इन डिस्टॉर्शन में कि जो हमारा एक्सियल बॉन्ड है ये कंप्रेस हो रहा है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये इलोंगेट हो रहा है। तो सिंपली इस बेसिस पे हम कह सकते हैं इस फिनोमेना को कि ये क्या है, एक्सियल कंप्रेशन या इक्वेटोरियल इलोंगेशन है। नेक्स्ट अब देखते हैं जेड आउट डिस्टॉर्शन। एग्जैक्टली जिस तरीके से अभी हमने जेड इन डिस्टॉर्शन को स्टडी किया है, जेड आउट डिस्टॉर्शन टोटली उसके ऑपोजिट फिनोमेना है। यानी कि वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने देखा था कि क्या होता है, जेड इन डिस्टॉर्शन में जो लिगेंड्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड द सेंट्रल एटम। एज रिजल्ट क्या होता है, लिगेंड और सेंट्रल एटम में रिपल्जन इंक्रीज होती है और जो डी कंपोनेंट्स वाले हमारे आर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट आर्बिटल, वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबलाइज हो जाते हैं और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट फिनोमेना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जेड आउट, देखिए हमें नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि आउट जा रहा है। अब लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ नहीं मूव कर रहा बल्कि उससे अवे मूव कर रहा है। जब वो उससे अवे मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरेक्शन डिक्रीज होगा। जब इंटरेक्शन डिक्रीज होगा और ये सारा फिनोमेना हो किस पे रहा होता है, जेड एक्सिस पे, यानी कि अलॉन्ग द जेड एक्सिस जो लिगेंड्स हैं ये क्या करेंगे, मूव अवे करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इंटरेक्शन डिक्रीज होगा। जब इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो अब डी ऑर्बिटल्स, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनमें जेड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे या उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इसको भी क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, डी के ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेटेड स्टेट में। क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड इनकी स्प्लिटिंग होती है। ऐसे स्प्लिटिंग होगी कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ईजी ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया, यहाँ तक तो यानी कि सारा फिनोमेना वो है जो लिगेंड फील्ड थ्योरी हमें क्लियर कर देती है। नेक्स्ट अब अगर हमें इसमें डिस्टॉर्शन देखनी है, डिस्टॉर्शन का अब हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, जेड आउट डिस्टॉर्शन, यानी कि ऐसी डिस्टॉर्शन जिसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, यानी उनकी एनर्जी क्या हो रही है, लोअर हो रही है। तो अगर हम ईजी की बात करें तो ईजी का जो जेड कंपोनेंट है इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। जब लोअर होगी तो इट्स मीन ये डी जेड का स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका दूसरा कंपोनेंट है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग T2G की बात करें तो यहाँ पर जो जेड कंपोनेंट्स वाले ऑर्बिटल्स हैं अब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, डी वाई जेड डी जेड एक्स। और रिस्पेक्टिवली जो ऐसे कंपोनेंट हैं जो विदाउट जी कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास डीजेनरेटेड स्टेट्स थी इन्होंने क्या किया, अपनी डीजेनरेसी को ब्रेक किया। पर्पस क्या था, स्टेबिलिटी गेन करना। इसी डायग्राम को हम यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है, डी के ऑर्बिटल्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इनकी इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है कि ये ईजी ऑर्बिटल्स हैं और ये T2G ऑर्बिटल्स हैं। अब मजीद इनमें डिस्टॉर्शन कैसे होगी ये हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो जी कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली, यानी इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। और अगर देखा जाए कि ऐसे कंपोनेंट जो विदाउट जी का हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर जी आउट डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो इसे हम एक्सियल इलांगेशन या इक्वेटोरियल कंप्रेशन भी कहते हैं। बिकॉज अभी स्टार्ट में हमने देखा भी था कि इसमें क्या होता है, जो एक्सियल बांड होते हैं ये क्या होते हैं, इलांगेट कर जाते हैं और रिस्पेक्टिवली ये जो है हमारे पास बांड, फोर बांड, इक्वेटोरियल बांड, इनकी क्या है, कंप्रेशन हो रही है। इसी बेसिस पे जेड आउट डिस्टॉर्शन को सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक्सियल इलांगेशन होती है और इक्वेटोरियल कंप्रेशन होती है। नेक्स्ट अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में हमारे पास डिस्टॉर्शन होगी ही नहीं, कौन सी कंडीशन में वीक फील्ड डिस्टॉर्शन होगी और कौन सी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। सिंपली जो हमने स्टार्ट पे कंडीशंस देखी हैं अब उनको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें हमारे पास दो तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होते हैं हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस और दूसरे होते हैं लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। अब हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस कम बनते हैं, हम देखें इस सारे लेक्चर में जो मेन हम ज्योमेट्री लेके चल रहे हैं वो है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। तो हमें पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डी ऑर्बिटल की इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है कि ईजी की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और T2G की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अब इसमें भी डिपेंडिंग अपॉन दी लिगेंड्स,
देखिए लिगेंड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकते हैं या वीक फील्ड लिगेंड हो सकते हैं। ये भी बेसिकली सारा फिनोमेना हमने डिटेल में डिस्कस किया था लिगेंड फील्ड थ्योरी में, कि कौन से लिगेंड को हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं या कौन से लिगेंड्स को हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हम फर्स्ट केस स्टडी कर रहे हैं यानी कि हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस, और इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं कि जिनमें जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है। ये कब होता है? जब हमारे पास जो अप्रोचिंग लिगेंड होता है वो क्या हो? वीक फील्ड लिगेंड हो, यानी कि उसका फील्ड वीक हो। जब फील्ड वीक होगा लिगेंड का तो जो गैप होगा बिटवीन ईजी ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल, ये गैप कम होगा। तो इस केसेस में इलेक्ट्रॉन जो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो देखें जब D1 स्टेट होगी तो उसमें तो है ही एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास T2G ऑर्बिटल में जाएगा। D2 स्टेट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? T2G में जाएंगे। और अगर D3 की स्टेट देखी जाए यानी कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये भी तीनों किस में जाएंगे? ये भी T2G ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अब कैसा आता है D4 का? तो देखें जब D4 होगा तो और यहाँ पर दोनों में एनर्जी गैप कम है तो पेयरिंग की बजाय जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा EG ऑर्बिटल में। D5 में अब जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? वो भी यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा तो इस स्टेट पे आ जाएगा तो हमारे पास ये कौन सा सिस्टम बन जाएगा? D5। नेक्स्ट पर D6 से पेयरिंग स्टार्ट होगी, देन D7, D8, D9 एंड D10 तक क्या होगी? पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है? कंडीशन इम्प्लीमेंट करके देखनी है कि जब हमारे पास हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं या जिनमें हमारे पास हम कहते हैं कि जो एनर्जी गैप होता है वो लोअर देन पेयरिंग एनर्जी होता है, इनमें किस कंडीशन में डिस्टॉर्शन होगी ही नहीं और किस कंडीशन में वीक डिस्टॉर्शन होगी, किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। तो सबसे पहले केस देख लेते हैं नो डिस्टॉर्शन केस का। तो हमने कंडीशन में स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उस केस में सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल होता है, उसको मज़ीद स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स मीन उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट नहीं आता। तो अगर यहाँ पर हम देखें किन किन स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो अगर हम देखें D3 की स्टेट में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देन अगर हम देखें D5 में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देन अगर हम देखें D8 में भी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने सिमेट्री कैसे देखनी है कि T2G ऑर्बिटल्स की सिमेट्री अलग देखनी है और EG ऑर्बिटल्स की सिमेट्री अलग से देखनी है। तो अगर देखेंगे भी दोनों सिमेट्रिकल हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट से और EG के T2G के ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट्स मीन जो D8 की स्टेट है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हैं? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें D10 में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट्स मीन ये वो 4 स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें वीक डिस्टॉर्शन की, यानी कि ऐसी कंडीशन जिनमें डिस्टॉर्शन तो होगी लेकिन वीक होगी, तो उस वीक डिस्टॉर्शन के लिए हमने क्या क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास क्या होता है जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं ये अनसिमेट्रिकली अगर फील्ड हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है जो डिस्टॉर्शन आती है वो वीक फील्ड आती है। तो अगर हम देखें D1 तो यहाँ पर T2G ऑर्बिटल जो है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है। इट्स मीन इसमें कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? वीक फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। अगर हम D2 को देखें तो इसमें भी जो T2G के ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फील्ड है। इट्स मीन इसमें भी कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? वीक फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें D6 में भी हम देख सकते हैं कि ऑल दो इसके EG के ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड हैं बट इसके T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो इसमें भी वीक डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें D7 में भी क्या है जो T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। इट्स मीन इसमें भी कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? वीक फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अब केस बचता है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के लिए हमने क्या कंडीशन स्टडी की थी कि हमारे पास क्या होता है EG के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं। तो अगर हम देखें D4 इसमें क्या है? EG के इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। इट्स मीन इसमें कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अब अगर हम देखें D9 तो D9 में हमारे पास क्या हो रहा है? इसमें भी EG के इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। इट्स मीन इसमें कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? सेम फिनोमेनन को ऑब्जर्व करते हैं फॉर लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। इट्स मीन कि अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें डेल्टा जो नॉट की जो वैल्यू हो या ये वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग हो, और इन अदर वर्ड्स अगर हमारे पास जो अप्रोचिंग लिगेंड हो वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है। ये बेसिकली हमने लिगेंड फील्ड वाले
टॉपिक में या लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। सिंपली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर अप्रोचिंग जो लिगेंड है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड इट्स मीन कि जो Eg है और T2G ऑर्बिटल्स हैं इनमें गैप ज़्यादा हो। गैप जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स खुद को पेयर अप होना प्रेफर करेंगे। इट्स मीन कैसे कम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो यहाँ पर भी अगेन एग्जैक्टली सेम जैसे अभी हमने हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस को स्टडी किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम किसको स्टडी करेंगे, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस में हम जो 3 टाइप्स की डिस्टॉर्शन की कंडीशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, अगर हम सारी स्टेट्स देख रहे हैं D1, D2, D3, अब D4 में यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन ने पेयर अप होना प्रेफर किया है, बिकॉज अब हमने कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट किया है जिसमें दोनों का गैप हाई होगा। जब गैप हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली पेयरिंग को प्रेफर करेंगे और इन अदर वर्ड्स लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी पेयरिंग होगी, यहाँ पर भी पेयरिंग होगी। जब T2G ऑर्बिटल्स की पेयरिंग कंप्लीट होगी देन इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे टूवर्ड द हायर स्टेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं टूवर्ड द हायर स्टेट्स, और ये हमारे पास ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं ऑफ लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो हमारी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले नो डिस्टॉर्शन कंडीशन देखेंगे। नो डिस्टॉर्शन कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें जो D3 है हमारे पास स्टेट, देन हमारे पास जो है D6 है, देन अगर हम देखें D8 है। D8 में अगर हम देखें T2G में इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और Eg के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये मिस्टेकनली ड्रा हो गया था, Eg के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हम देखें एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट्स मीन स्टेट में भी सिमेट्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो डिस्टॉर्शन होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें D10 तो इस स्टेट में भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, Eg में भी और T2G में भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 4 वो कंडीशंस हैं जिनमें डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है वीक डिस्टॉर्शन। तो वीक डिस्टॉर्शन के लिए हमने क्या कंडीशन स्टडी की थी कि जिसमें हमारे पास क्या हो, T2G के ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हों। तो अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारे पास D1 की स्टेट है, D2 की स्टेट है, देन अगर हम देखें जो D4 की स्टेट है, देन हम देखें अगर D5 की जो स्टेट है, इन स्टेट्स पे जो T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, D1, D2, D4 एंड D5। इट्स मीन इन 4 स्टेट में कौन सी डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व की जाएगी, वीक फील्ड डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व की जाएगी। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की क्या कंडीशन है कि जो Eg के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हों, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। तो अगर हम देखें D7 में, देन अगर हम ऑब्जर्व करें D9 में, तो इनके जो Eg के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट्स मीन सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लो स्पिन कम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें D7 स्टेट या D9 स्टेट में कौन सी डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व की जाती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम। मीन अगर हमें कोई भी कम्प्लेक्स दे दिया जाए और उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व करने का बोला जाए तो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक यहाँ पर हमें क्रोमियम का कम्प्लेक्स दिया गया है, तो स्टेप वाइज क्या जो स्टेप फॉलो करेंगे, चलते हैं स्टेप वाइज इन स्टेप को फॉलो करके अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे किसी भी गिवन कम्प्लेक्स की हम डिस्टॉर्शन को स्टडी कर सकते हैं या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स किसका है, क्रोमियम का। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे जो इस गिवन कम्प्लेक्स में हमारे पास कितनी आ रही है, +3 आ रही है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम, और इन अदर वर्ड्स हम सिंपली कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। अब हमें किसी भी एलिमेंट का, किसी भी डी ब्लॉक एटम का एटॉमिक नंबर कैसे आइडिया होगा इसका, बेसिकली इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी एक लेक्चर में, जिसमें हमने वो ट्रिक्स डिस्कस की थी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें गिवन केस में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 24, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 3। इट्स मीन कि यहाँ से इसमें क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, और इन अदर वर्ड अब इसका जो ओवरऑल इस कम्प्लेक्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने हैं, 21 है। नेक्स्ट अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि हमारे पास क्रोमियम से पहले जो है नोबल गैस है वो कौन सी आ रही है, आर्गॉन आ रही है, और इसके साथ यानी कि आर्गॉन में देखें इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। 18 के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं जो कि अब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
तो सिंपली हम कह देते हैं कि ये इसकी क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है। नेक्स्ट अब हम अगर देखें इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि अब हम देखें, हम पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा ये कम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें डी आर्बिटल्स की मजीद स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे स्प्लिटिंग हो जाती है, यही डी आर्बिटल्स मजीद स्प्लिट हो जाते हैं इन T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स किस स्टेट में जाएंगे या किस ऑर्बिटल में जाएंगे, T2G ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ तक सारा प्रोसेस करने के बाद अब हमने क्या स्टडी करना है, मेनली जो हमने काम करना है, हमने ये ऑब्जर्व करना है कि आइदर अब इस जो कम्प्लेक्स है इसमें क्रोमियम में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा। तो इसकी बेसिकली हम डिटेल में कंडीशन स्टडी करके आ चुके हैं, जिससे हमें आइडिया है कि कौन सी कंडीशंस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होता है और कौन सी कंडीशन में ऑब्जर्व नहीं होता। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, T2G में। इन अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसी अब कंडीशन बनी पड़ी है कि ये EG के ऑर्बिटल हैं और ये T2G के ऑर्बिटल्स हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, T2G में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब तीनों T2G में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड भी सिमेट्रिकली हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इस तरीके से किसी भी गिवन कम्प्लेक्स की उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि आइदर इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगी या नहीं होगी। लाइक हमारे गिवन केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। लेकिन अब अगर यहाँ पर ऐसा केस होता, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते कि T2G में अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तो इट्स मीन कि फिर कौन सी डिस्टॉर्शन होती, वीक फील्ड डिस्टॉर्शन होती। या फिर ऐसा केस होता कि जिसमें EG में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहे होते, तो इट्स मीन हम कहते हैं कि ये जो हमारा कम्प्लेक्स है इसमें कौन सी डिस्टॉर्शन होगी, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी।